तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ईएडी परिवार में आप सभी का एक बार स्वागत करते हैं। जितना कल तक मैंने कराया था आपको बेटा उतना रिवीजन किया कि नहीं, पहले ये बोलो। तो प्यारे बच्चों आगे चल लेते हैं। कल हम लोगों ने सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर तक स्टडी किया था। आज हम शुरुआत करते हैं। देखो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम शुरू करते हैं सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, जो कि हमारा ट्रांसफॉर्मर का एक दूसरा टाइप है। तो जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये है सेंट्रल लिम्ब बच्चों। ये हमें दिख जाती है यहाँ पर, देखो सेंट्रल लिम्ब। और ये बना रखी है देखो यहाँ पर साइड लिम्ब। तो टोटल नंबर ऑफ लिम्ब्स यहाँ पर जो देखने को मिलेंगे वो होते हैं यहाँ पर 3 लिम्ब। फिर देखो यहाँ पर वाइंडिंग का जो फॉर्म है, देखो रियली में कुछ ऐसा है। जैसे ये हमने ये बना दिया जी हमने सेंट्रल लिम्ब। चलो पूरा प्रॉपर अगर मैं बनाता हूँ कुछ ऐसा दिखाई देगा मुझे। ये सेंट्रल लिम्ब पर वाइंडिंग है, पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर अगेन यहाँ पर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो बेटा जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है ये सैंडविच है लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में। कैसे हो गए देखो, ये सैंडविच है, यानी हाई वोल्टेज वाइंडिंग लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में सैंडविच है। ओके जी। अब इसमें यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर क्या है फाई, तो इस तरफ कितना जाएगा 5/2, यहाँ कितना जाएगा 5/2। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ अलग अलग हो गए। तो यहां हम लोग कहते हैं देखो 2 मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स के दो पाथ अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। फिर ये भी याद रखें कि जो सेंट्रल लिम्ब है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये डबल है। सेंट्रल लिम्ब हैविंग डबल क्रॉस सेक्शन एरिया। सेंट्रल लिम्ब का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डबल दिखेगा। डबल क्रॉस सेक्शन एरिया एज कंपेयर टू साइड लिम्ब, एज कंपेयर टू साइड लिम्ब। यहां पर जो वाइंडिंग है सैंडविच टाइप वाइंडिंग इज यूज्ड। बच्चों यहाँ पर सैंडविच टाइप वाइंडिंग यूज की जाती है। ओके जी। तो चलिए सबसे पहले इस तरफ लिख लेते हैं यहाँ कोर टाइप
यहां रख लेते हैं जी कोर टाइप ट्रांसफार्मर। और बच्चों यहां रख लेते हैं, अब कंपैरिजन करते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो देखो यहां पर हो ये रहा है, नंबर 1 पे देखते हैं कि क्या पॉइंट बन रहा है। यहां पर जो कोर है, कोर चारों तरफ है, वाइंडिंग बीच में है। कोर टाइप में साइड में हमने वाइंडिंग की हुई है, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं कि वाइंडिंग सराउंडिंग द कोर। अब यहां पर है नंबर 1 पे पॉइंट, कोर सराउंड्स द वाइंडिंग। यहां पर है टू लिम्ब, यहां पर है 3 लिम्ब। मोर लीकेज फ्लक्स, यहां पर है लो लीकेज फ्लक्स। ये प्रीफर की जाती है हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए। ये हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए। इसमें देखने को मिलती है लेस मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसे कंसीडर किया जाता है सीरीज के रूप में, इसे कंसीडर किया जाता है पैरेलल के रूप में। सीरीज हो गया, लिंब हो गया, यहां पर है ओनली सिंगल फ्लक्स पाथ। यहां होता है, यहां कितने पाथ मिलेंगे, देखो आपको 2 पाथ, 2 फ्लक्स पाथ। पढ़ रहे हो ना? ओके। ये हो जाता है इजी डिजाइन। कॉम्प्लिकेटेड
डिजाइन, गुड कूलिंग फैसिलिटी, और इसमें कूलिंग फैसिलिटी अच्छी नहीं है। कूलिंग नॉट इजी। देखो इसमें यहाँ पर बाइंडिंग करनी पड़ेगी, तो इसीलिए याद रखना कि इसको बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। कोर टाइप में बाहर की तरफ होगी तो बनाना आसान होता है। मोर कॉपर मटेरियल रिक्वायर्ड, लेस कॉपर मटेरियल रिक्वायर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें बच्चों हमने पॉइंट को ऐड ऑन कर दिया। ये इंपॉर्टेंट जितने पॉइंट है इनको फटाफट से एक बार पढ़िएगा। पढ़ लिया? अच्छा, अब वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर एड ऑन करना चाहते हो कुछ और, तो ये वैसे हायर एग्जाम के लिए ये वाला ये सब पॉइंट उतने पूछे नहीं जाते। इसमें जैसे लेस एफिशिएंसी देखने को मिलती है, और यहाँ पर हाई यहाँ पर लेस एफिशिएंसी देखने को मिलते हैं, यहाँ हाई एफिशिएंसी देखने को मिलती है। बाकी तो ठीक है, पढ़ लिया आपने? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। देखिए ट्रांसफार्मर में, ये भी दिमाग में रखो यार, ये कल भी बताया था मैंने, यहाँ पर की जाती है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, ये सिलेंड्रिकल वाइंडिंग, और यहाँ पर की जाती है सैंडविच वाइंडिंग। यहाँ पे की जाती है बच्चों सैंडविच वाइंडिंग। अब देखो हम लोग दो तीन अलग अलग टाइप्स पढ़ते हैं। ये जो हेलिकल वाइंडिंग और ये सब है, ये यहाँ लिखा देता हूँ आपको। ये हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। ओके सर, तो जो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है बच्चों, ये कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग यूज की जाती है किसमें पढ़ाया अभी? कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। किसमें? कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। तो जनरली हम ये पढ़ते हैं, एक होते हैं हेलिकल टाइप वाइंडिंग। ये थ्योरेटिकली चीजें हैं, ये याद रखना भाई, आ जाता है कई बार सवाल ना। एक होती है हमारे पास में क्रॉस ओवर टाइप वाइंडिंग, और एक होते हैं हमारे पास में डिस्क टाइप वाइंडिंग।
हमारे पास जैसे हेलिकल वाइंडिंग हो जाती है, क्रॉस ओवर वाइंडिंग हो जाती है, या डिस्क टाइप वाइंडिंग हो जाती है। तो बस ये वाइंडिंग करने के कुछ पैरामीटर्स हैं। ये वाइंडिंग करना आपको आना चाहिए। आना तो चाहे आए ना आए, इससे फर्क नहीं पड़ना, लेकिन आपको इसका डाटा पता होना चाहिए। चलिए जी, तो यहाँ पर है सबसे पहला हमारे पास में ये हेलिकल वाइंडिंग का इलाज करते हैं पहले। तो बच्चों सबसे पहले ये हेलिकल वाइंडिंग। तो हेलिकल वाइंडिंग से ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं आए बेटा, सवाल बन जाते हैं। जैसे हेलिकल वाइंडिंग है, कुछ ऐसे होती है ना, ये इसे ऐसे अपना लपेटते चले जाते हो। तो इसमें एक पॉइंट को जहां से शुरू करते हैं बेटा, इसे हम लिख देते हैं कि ये है स्टार्ट पॉइंट, और जहां हम एंड करते हैं ये हो जाता है जी फिनिश। तो एक स्टार्ट होता है और एक फिनिश होता है। तो जैसे हेलिकल वाइंडिंग हम सिंगल लेयर बना सकते हैं, डबल लेयर बना सकते हैं। जैसे सिंगल लेयर की अगर हम बात करते हैं, तो हमने यहां से स्टार्ट किया, एक सिरे से स्टार्ट करते हैं, यहां से वाइंडिंग यानी कि तार को लपेटना शुरू किया जैसे वो है, और हमने अब दूसरे सिरे पर यहां पर देखो एंड कर दिया। तो ये कहलाती है बच्चों सिंगल लेयर। ये कहलाती है सिंगल लेयर। बताओ, परफेक्ट, समझ में आया? अब दूसरा है बेटा ये डबल लेयर। तो डबल लेयर को देखो क्या है, 30-40 घंटे पढ़ा रहा हूं मशीन, लेकिन ना तुम्हारा ये फेवरेट बनवा दिए तो बात है। और सिर्फ मशीन की बात कर रहा हूँ कि मशीन के जो लोग 2000-3000 के कोर्स सेल कर रहे हैं, उसे पढ़ के जितने ऑब्जेक्टिव लगा पाओगे, इतना तो मैं इसमें करा दूंगा तुम्हें। 200 घंटे की फिर जरूरत नहीं है, ये देख लेना। तो क्या करना है, हेलिकल वाइंडिंग, जैसे ये अपना तार लिया, लपेटना शुरू कर दिया, कुछ नहीं करना, नॉर्मली यहाँ कोई वायर नहीं है, ऐसे 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 लपेटना शुरू कर दो। तो हेलिकल वाइंडिंग तैयार हो गई। अब हेलिकल वाइंडिंग पहचानने को तो आने वाली नहीं है, पहचानने वाला तो ये ITI वाली चीजें हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ डाटा है, देखो। हेलिकल वाइंडिंग को लो वोल्टेज और हाई कैपेसिटी के लिए प्रीफर करते हैं। अब देखो, आपको लग रहा होगा गुरुजी लो वोल्टेज क्यों? अरे देखो भाई, इसलिए क्योंकि यहां पर ना इंसुलेशन की कमी दिखाई दे रही है, और वोल्टेज रेटिंग डिसाइड अकॉर्डिंग टू इंसुलेशन। तो इसीलिए इसकी वोल्टेज रेटिंग अच्छी नहीं है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि लेस इंसुलेशन, इसलिए क्या है देखो ये लो वोल्टेज रेटिंग। अच्छा जी, एक पॉइंट जैसे इंपॉर्टेंट में मार्क कराना चाहूंगा, देखो क्या है कि वोल्टेज रेटिंग डिसाइड अकॉर्डिंग टू इंसुलेशन। वोल्टेज रेटिंग डिसाइड अकॉर्डिंग टू इंसुलेशन, और वो भी क्या, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। तो ये लो वोल्टेज हाई कैपेसिटी, जहां पर क्या है देखो, हाई कैपेसिटी करंट इज हाई। अब इसमें लेस वाइंडिंग टर्न यूज किए जा रहे हैं जी। अच्छा जी, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, जो हमने ये वायर ले रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया 75 टू 90 mm स्क्वायर है। 75 टू 90 mm स्क्वायर। आउटपुट 150 से लेकर 1000 kV तक सुटेबल है, 1000 kVA तक। और वोल्टेज बेचारे की 230 वोल्ट से 15 kV वोल्टेज। ये तो ये डाटा जैसे लो वोल्टेज, अगर इसमें से भी कोई कहे गुरुजी इंपॉर्टेंट बता दो, तो मैं कहूंगा ले भाई बाबा केदार का नाम लो और इसको टिक कर लो, इसको मत भूल जाना, काम सेट हो जाएगा तुम्हारा। मतलब कि तुम्हारे ई के पेपर में जो चीज फंसेगी ना, ये यहां से आ जानी है। सिर्फ क्या, हेलिकल वाइंडिंग किसके लिए यूज करोगे, लो वोल्टेज हाई कैपेसिटी, लो वोल्टेज हाई कैपेसिटी, इसको अपने दिमाग में रख लेंगे, बात सेट है। हेलिकल वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग के टाइप्स में आती है, कॉन्सेंट्रिक, किसमें कर रहे हो,
कोर टाइप में, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चलिए, दो टाइप और है, क्रॉस ओवर वाइंडिंग और एक होते हैं डिस्क टाइप वाइंडिंग। ये दोनों लगभग एक जैसी दिखाई देगी तुम्हें। अच्छा, अब इसमें कर क्या रहे हो, जैसे क्रॉस ओवर बना रहे हैं, तो क्रॉस ओवर में ऐसा समझते हैं, चलो हमने जैसे वाइंडिंग को यहां से करना शुरू किया, तो ये माना स्टार्ट है, ये माना यहां पर फिनिश है। फिर भाई नेक्स्ट वाला ये करना हमने शुरू किया, अच्छा जी, तो नेक्स्ट का स्टार्ट है और ये फिनिश है, तो इसका फिनिश इसके साथ अपना कनेक्ट है, ये कुछ ऐसे बना रखी है आपने। तो क्रॉस ओवर वाइंडिंग में आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो ये एक से दूसरा जो आपने डिस्क या कॉइल लगाई है ना, पहले एक कॉइल बना के रख दी, अच्छा ठीक है जी, फिर दूसरी बनाई और इस रूप में जोड़ दो, तो इनके बीच में देखो यार, इंसुलेशन दिखाई दे रहा है, अगर एयर गैप है तो मतलब इंसुलेशन है। अच्छा, तो अब अगर इंसुलेशन ज्यादा है तो वोल्टेज रेटिंग बढ़ गई, तो ये आपका होना चाहिए 0.5 से, ये लिखा हुआ भी है देखो, 0.5 से लेकर 1 mm तक का गैप, तो इसीलिए वोल्टेज रेटिंग तो इसकी बढ़िया होने वाली है। अब देखो क्या है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग के लिए था, हाई वोल्टेज वाइंडिंग फॉर स्मॉल ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, कंडक्टर पेपर कवर्ड राउंड वायर और स्ट्रिप, तो कंडक्टर पेपर कवर्ड या तो ऐसे राउंड वाले हो या फिर पेपर वाले, राउंड वायर हो या फिर स्ट्रिप यानी पत्ती में हो। कॉइल एक दूसरे से कितनी दूरी, 0.5 से 1 mm, और जो गैप है ना, इस गैप में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट देखने को मिल जाता है यार, वो मिल जाता है 800 वोल्ट से 1000 वोल्ट, तो ये हो जाती है क्रॉस ओवर वाइंडिंग बच्चों। अच्छा सर, अब यार डिस्क टाइप वाइंडिंग है, कॉइल्स की जगह डिस्क अपना इस्तेमाल करते हैं। ये हो गए देखो हाई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर, वाइंडिंग कंसिस्ट फ्लैट कॉइल और डिस्क, या तो फ्लैट कॉइल ले लो या फिर डिस्क ले लो, सीरीज में या पैरेलल में। अगर देखो भाई, अगर आप सीरीज में लगा रहे हो, सीधी बात है, अगर आप सीरीज में लगा रहे हो तो वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाएगी, वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आप पैरेलल में लगा रहे हो तो करंट रेटिंग इंक्रीज हो जाएगी। मजबूत कंस्ट्रक्शन है क्योंकि डिस्क है, एरिया ऑफ कंडक्टर या डिस्क 4 से लेकर 50 mm² तक, और जो करंट है वो 10 एम्पियर से 500 एम्पियर जी, याद रखना पड़ेगा डाटा आपको, लेकिन बाद वालों का चांस कम है। हेलिकल बहुत मोस्ट रिपीटेड ऑब्जेक्टिव मिलता है आपको, हेलिकल हेलिकल और हेलिकल। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर और नो लोड ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो बड़ा ही शानदार टॉपिक है भाई। जैसे आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं यार, तो आइडियल ट्रांसफार्मर भाई धरातल पे होने वाला नहीं है कि आप बोलने लग जाओ सर आइडियल ट्रांसफार्मर को हम बना ले, तो ये बनने वाला नहीं है। ये केवल आप अपने दिमाग में सोचकर चल रहे हो, या फिर एक इमेजिनरी चीजें, हाइपोथेटिकल, बस एक माइंडसेट है आपका कि हाँ ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखो यार भाई, हमने ट्रांसफार्मर को अच्छा बनाया बुरा बनाया, उस चीज की तुलना करने के लिए, इस छोटे से पॉइंट की तुलना करने के लिए कि भाई दक्षता इतनी है, तो आपने कहा कि दक्षता अगर 80 है तो कम है, क्योंकि रेफरेंस में तो हमने 100 लिया था। तो हम लोग यही तो कहेंगे कि देखो ट्रांसफॉर्मर अच्छा बना या बेकार बनाया, वो किस आधार पे देखोगे, जब कुछ रेफरेंस चूज करोगे। अच्छा सर रेफरेंस कैसे, जैसे मैं कहूं कि आइडियल ट्रांसफार्मर में लॉसेस 0 होने चाहिए, तो आपको पता है कि अगर लॉसेस बढ़ेंगे तो मतलब
अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो नॉर्मली यार भाई आइडल ट्रांसफॉर्मर बस एक आप स्टडी करने के लिए अपने दिमाग में ये सारे बिंदु आप चला रहे हो, एक रेफरेंस सेट आप कर रहे हो अच्छे ट्रांसफॉर्मर या बुरे ट्रांसफॉर्मर की तुलना या फिर दोनों में अंतर समझने के लिए। तो चलिए चलते हैं जी, आइडल ट्रांसफॉर्मर की कुछ कंडीशन लिख लेते हैं कि आइडल ट्रांसफॉर्मर सबसे पहला पॉइंट है कि नो लॉसेस, कोई भी लॉसेस इसमें होने वाला नहीं है। जब लॉसेस नहीं है तो फिर एफिशिएंसी तो 100% हम बिल्कुल बोलने वाले हैं, कोई दो राय नहीं। नो वाइंडिंग, नो वाइंडिंग, नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस, वाइंडिंग का कोई रेजिस्टेंस नहीं। नो लीकेज फ्लक्स, कोई लीकेज फ्लक्स नहीं। जब वाइंडिंग में रेजिस्टेंस नहीं है तो जीरो वोल्टेज ड्रॉप एंड जीरो voltage zero voltage drop and zero voltage regulation, infinite permeability of the core। 7 पर चलेंगे बच्चों। negligible magnetism current required, magnetism current required to magnetize the core। कोई लॉसेस नहीं, नो लॉसेस, 100% efficiency, no winding resistance, no leakage flux, zero voltage drop, infinite permeability of the core और negligible magnetism current required। ये पॉइंट हो जाते हैं हमारे, देखो आइडल ट्रांसफार्मर के लिए। देखो स्टूडेंट, आइडल ट्रांसफार्मर के लिए ये हमने कुछ एक रेफरेंस सेट कर दिए, ओके जी। अब बात करते हैं नो लोड ऑपरेशन, और ये भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। देखो अगर मैं नॉर्मली एक आइडल ट्रांसफार्मर को नो लोड पर चलाते हैं, अगर हम एक आइडल ट्रांसफार्मर को हम नो लोड पर चलाते हैं तो क्या होने वाला है, कुछ ये होने वाला है स्टूडेंट कि यहां हम सप्लाई वोल्टेज देंगे और ये बिल्कुल चुन्ना सा करंट यहां पर IM दिखेगा और ये हो जाएगा सीधे सीधे I0, यानी कि मैग्नेटिज्म करंट इक्वल टू नो लोड करंट होगा।
और ये एंगल तुम्हें दिखेगा 90 डिग्री। तो कुल मिलाकर यहां हो जाता है 0 पावर फैक्टर लैगिंग। अगर एक आइडियल ट्रांसफार्मर को नो लोड पर चलाएंगे तो 0 पावर फैक्टर लैगिंग देखने को मिलेगा। ओम नमः शिवाय। अब नो लोड ऑपरेशन की बात कर लेते हैं, यानी ट्रांसफार्मर पर लोड कुछ कनेक्ट तो है नहीं। अब जब लोड कुछ कनेक्ट नहीं है तो उस दौरान में इस बेचारे का इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा दिखने वाला है। अच्छा जी, कैसा सर? तो देखो, देखा जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट का मामला भी क्या है। इक्विवेलेंट सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट कुछ जे XM and RW, it become IW and IM, और ये हो जाएगा I0। और यहां से ये हो जाता है जी सप्लाई वोल्टेज। नो लोड ऑपरेशन में इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ये बनने वाला है, जिसमें लिख देता हूं मैं क्या क्या मामला है। आई नोट को हम नो लोड करंट कहते हैं, और आई एम को हम लोग मैग्नेटिज्म करंट कहते हैं। और आई डब्ल्यू को बेचारे को क्यों नाराज करना, आई डब्ल्यू को हम वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट कहते हैं। तो यहां से मुझे ये बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आई नॉट फेजर सम होने वाला है आई एम और आई डब्ल्यू का, ये होने वाला है। तो चलिए जरा ये बताइए कि आई नॉट आई डब्ल्यू आई एम का फेजर सम है, V1 सप्लाई वोल्टेज है। तो हमने यहां पर किया कि हमारे लिए अगर V1 ये है, तो यहां पर दिखाई दे रहा है हमें, ये बना दिया हमने आई एम 90 डिग्री, और ये बना दिया हमने आई डब्ल्यू। तो बच्चों मुझे ये मिल जाएगा, यहां देखो ये मिल रहा है मुझे आई नॉट फाई नॉट। तो ये हो गया फेजर डायग्राम की कहानी। अब देखो जी, जो ये फाई नॉट होगा 75 से ज्यादा और हमेशा 90 से कम होगा। ओके। अब देखो नो लोड से हमें ये बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आई नॉट इज इक्वल टू आई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आई एम स्क्वायर दे। आई डब्ल्यू इज इक्वल टू आई नॉट cos phi नॉट, आई एम इज इक्वल टू आई नॉट sin phi नॉट।
चलिए फिर देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ इसके लिखते हैं हम नो लोड ऑपरेशन की पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या बन जाते हैं। अब ये डब्बा इसकी जड़ है पूरी। हर हर शंभु की पॉइंट देखते हैं भाई, तलाशे जाए फिर। अरे बच्चों यहाँ तक बढ़िया चल रहा है, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा। देखो भैया अपने को तो पढ़ाने को मजा आ रहा है भाई, आप भी मजा लो, पढ़ते रहो, धीरे धीरे देखो खत्म कर लेंगे धीरे धीरे। यहाँ पर करना क्या है, देखो सबसे पहला तो फर्स्ट पॉइंट, नो लोड करंट having very small value 2 to 5% of full load current। हम 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर में याद रखना, देखो इसमें भी IM ज्यादा है IW से, ये भी याद रखो। फाई नॉट ज्यादा आ रहा है तो नो लोड पावर फैक्टर इज लो। 0.2 ऐसे हो जाता, 0.2 0.3 कितना जी, लैगिंग। देखो जी जितनी ये पावर इनपुट लेगा, पावर इनपुट इज इक्वल टू आयरन लॉस इज इक्वल टू V1 IW। अब देखो फटाफट से यहाँ IW को क्या लिख सकते हो, I0 cos फाई नॉट, IM को लिख सकते हो I0 साइन फाई नॉट। तो IW क्या हो जाएगा बेटा यहाँ, V1 I0 cos फाई नॉट वॉट। अच्छा जी, नो लोड पे रिएक्टिव पावर इनपुट V1 IM लगा दो या फिर V1 I0 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। फटाफट से पढ़ लो इसे, बताओ कोई दिक्कत समस्या है तो प्रभु का नाम लो और बताओ कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है। बोलो फटाफट से, फर्स्ट क्लास, चीजें दिमाग में सेट है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछो बिंदास होके। अब लाइव पढ़ रहे हो तो पूछो कि सर मुझे ये दिक्कत आई है इसमें। अब देखो नो लोड ऑपरेशन अगर पढ़ लिया तो मानो तुमने ओपन सर्किट टेस्टिंग कर ली। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें एक ग्राफ आता है यार पहचानने को, इंपॉर्टेंट कुछ छूटेगा नहीं और फालतू कुछ लिखेंगे नहीं। यहां पर है लोड और ये है जी पावर फैक्टर। तो भाइयों और बहनों इसे जीरो से शुरू नहीं करेंगे। कहां से करोगे, क्योंकि नो लोड पर पावर फैक्टर होता है, भले ही कम होता है। ऐसे दिखेगा आपको ये, ऐसा। चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़े। आइए बच्चों कुछ चीजों पर विचार किया जाए। देखिए जी, अगर हम EMF इक्वेशन लिखते हैं
तो E1 मैंने बताया था प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, E1 इज इक्वल टू 4.44 पाई एम एफ N1 वोल्ट। इसी प्रकार E2 4.44 पाई एम एफ और N2 वोल्ट। देखो यार, आपको मजेदार चीजें सिखाता हूँ। ये जो हम ईएमएफ इक्वेशन जनरली लिख रहे हैं ना बेटा, ये होते हैं इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यू। ये होते हैं इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यू। फिर है जी E1 इज इक्वल टू 4.44, सॉरी, अगर कई बार कहानी कुछ ऐसी लिखे, अगर एवरेज में लिखोगे तो इट बिकम 4 पाई एम एफ और N1। ये दिखेगा तुम्हें इसमें एवरेज वैल्यू के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ 4 है तो ये दिखेगा तुम्हें अकॉर्डिंग टू एवरेज वैल्यू। ये दिखेगा अकॉर्डिंग टू एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट है, अगर विद्यार्थियों ये कभी आपको मैक्सिमम में हिसाब किताब करवा लें तो 6.28 एफ और N1 E2 मैक्स 6.28 ये मिल जाता है हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू के टर्म्स में। किसमें मिल जाता है? देखो मैक्सिमम वैल्यू के टर्म्स में। बताओ तीनों चीज क्लियर है कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ, तीनों चीज क्लियर है कि नहीं? ऑल सेट? तीनों चीजें क्लियर है कि नहीं बच्चों? चलिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को देख लेते हैं कि ये क्या मामला है। बेटा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ए से डिनोट करने वाले हैं जनरली E2 बाई N2 बाई N1 I1 बाई I2। हर हर महादेव। ये हो जाता ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। टर्न रेशियो से निपट लेते हैं जरा। टर्न रेशियो क्या बीमारी है गुरुजी, सिखाओ जरा। तो देखो बेटा, टर्न रेशियो को ए से डिनोट करोगे N1 बाई E1 बाई ये हो जाता है टर्न रेशियो। देखो यार बच्चों, कुछ ये मामला समझ लेना कि जो टर्न रेशियो और ये सब आप देख रहे हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है ए। ठीक है, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, देखो ए। अब जरा ये देख लेते हैं कि यदि हम
बढ़िया जी बढ़िया। देखो हम क्या देखते हैं, जैसे स्टेप अप के लिए लिखते हो, क्या लिखते हो बोलो? E2 ग्रेटर देन E1, ये लिखोगे। तो स्टेप अप के लिए जो k का मान आता है, k ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। स्टेप अप के लिए k ग्रेटर देन 1 आ गया। हाँ सर देखा तो था। अब देखो E2 इज इक्वल टू E1 बाई ए। यदि 1 से कम होगा तभी E2 का मान ज्यादा होगा। तो बेटा ये भी रिलेशन याद होना चाहिए। स्टेप अप के लिए ए लेस देन 1, कई बार इस फॉर्म में भी पूछता है। फिर स्टेप डाउन के लिए देखो, के लेस देन 1 ए ग्रेटर देन, ये होता है जी। के ग्रेटर देन 1 ए लेस देन 1, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन के लिए। तो ये हो जाती है टर्न रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की कहानी। अब देखो बच्चों, इक्विवेलेंट सर्किट को बनाने से पहले हमें कुछ, या फिर इक्विवेलेंट सर्किट पे पहुंचने से पहले अभी हमें कुछ और पॉइंट को समझना पड़ेगा, तब चलेंगे इक्विवेलेंट सर्किट पर। पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। पॉइंट है जबरदस्त वाले। देखो हमें ऐसे सवालों के जवाब रियल में नहीं पता होते हैं। कि जो प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका फ्लक्स से क्या रिलेशन होता है, और कब हमें रियली में माइनस एन डी फाइव बाई डी टी लगाना होता है या प्लस एन डी फाइव बाई डी टी लगाना होता है, हमें रियली में ये खबर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जरा समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि टॉपिक है मेरा यहाँ पर पोलैरिटी एनालिसिस। अब देख लो बेटा, अकेला टॉपिक ही दमदार है, किताब से पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। बहुत कम लोग हैं जो इसका जिक्र करेंगे, लेकिन अब पढ़ लो जरा। पोलैरिटी एनालिसिस फॉर ट्रांसफॉर्मर। हम देखते हैं कि पोलैरिटी एनालिसिस करना है हमें ट्रांसफॉर्मर के लिए, मामला क्या है। देखो एक काम तो ऐसा देखो, सबसे पहले जो केस मैं ले रहा हूं वो क्या है कि डायग्राम नॉट गिवन। कोई भी डायग्राम वगैरह कुछ दिया नहीं है, कुछ नहीं दिया, ऐसे ही पूछ रहा है एग्जामिनर कि प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिलेशन सेकेंडरी के साथ कैसा है, फ्लक्स के साथ कैसा है। तो यहां पर देखो मैंने डबल स्टार मतलब बढ़िया शानदार इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां पर हमेशा ही फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ओके, यहां पर डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाना है, और यहां जो माइनस साइन है ये डिनोट कर देता है लेंज के नियम को। और ज्यादातर यही वाला केसेस बच्चों से पूछता भी है, लेकिन समझना तो पड़ेगा। हमने क्या ले लिया कि फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है सर।
हमने ये ले लिया जी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ हो या सेकेंडरी, दोनों इससे लेनी है। तो मैंने कहा E1 इजिकल टू माइनस N1 डी फाइव बाई डी टी, फाइव एम साइन ओमेगा टी। तो यहां पर मुझे मिला माइनस N1 फाइव एम साइन ओमेगा टी बोले तो कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का टी के रेस्पेक्ट में होगा तो ओमेगा। ये मुझे माइनस कॉस ओमेगा टी कितने हो जाते हैं देखो, E1 इजिकल टू N1 फाइव एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90, और E2 भी मुझे मिल जाता है N2 फाइव एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो यहाँ तो मुझे टेंशन है नहीं, मैं सीधे बोल दूंगा कि देखो अगर ये मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मेरे पास एक्सिस ऑफ फ्लक्स है, तो इससे 90 डिग्री पीछे, भाई ये देखो ना फाइव इक्वल टू फाइव मैक्स साइन ओमेगा टी, इससे 90 डिग्री पर मुझे मिलेगा एक्सिस ऑफ E1 एंड E2। तो ये मुझे मिला यहाँ, आरएमएस वैल्यू निकालूंगा तो यहां से आ जाएगा, तो मैं भी लिख देता हूं E1 या E2 इस वाले एक्सिस पर दिखेगा। यानी कि इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, लेग्स 90 डिग्री बाई फ्लक्स। अरे वाह, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, इस मामले में तो देखो आपको आंसर ये करना है। और यहां पर E1 and E2 lies at same phase। चलो सर ये भी निपटा मामला। अब क्या किया जाए बताओ जी, इतना समझ आया? अब डायग्राम नॉट गिवन की बजाय आपको डायग्राम दे दिया जाए, जनरली ट्रांसफॉर्मर सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी के साथ काम करता है भाई, है जी हाँ। तो ज्यादातर तुम जब डॉट से करंट एंटर, डॉट से करंट लीव। तो डायग्राम कुछ ऐसा दिया है, देखो जरा ध्यान से। अब जरा दिमाग की बत्ती जला ली जाए। यहां हमें वाइंडिंग दी थी कुछ ऐसे, ये वाइंडिंग दी है। हमने यहां से सप्लाई दी, पहले देखो यहां सप्लाई दी, राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो, राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो इस तरफ, राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो मैग्नेटिक फ्लक्स किधर आएगा, रटवाना है तो बताओ ये भी। तो राइट हैंड थंब रूल लगा के जब आप देखोगे, देखो यहां से करंट अंदर आया,
ये देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर दिखेगा मुझे। तो बच्चों मैंने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ये बना लीजिए। मेरे पास यहाँ कोर में इस तरफ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। अब कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड है फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। डीसी पे तो ट्रांसफॉर्मर काम करेगा नहीं भाई, क्यों नहीं करेगा, आ ही जाएगा आगे। ठीक है सर। अब मुझे जो फ्लक्स दे दिया, अब सिंपली ये बताओ मुझे कि लेंज के नियम के अनुसार मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स इसका अपोज करवाना है, यानी कि कुल मिला के मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने फाइंड्यूस ये दिखा दिया। हाँ सर, बात तो सही थी। और हमने यहां से क्या काम कर दिया कि हमने कोई भी पोलैरिटी मानकर एक हाइपोथेटिकल रेजिस्टेंस लगा दिया होता है यहां पर। देखो ऐसे सॉरी, भाई यहां से जो सप्लाई तुम दे रहे थे ये था। अच्छा सर, चलो जी, अब देखो भाई, देखो फटाफट। अगर फाइंड्यूस्ड ये है बच्चों ऐसे, तो इन कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ अगर है तो करंट कैसे होगा। देखो जिधर मेरा हाथ गया तुरंत कहोगे गुरुजी कैसा गया, ये लगाओगे ना। ये लगाओगे। अरे वाह, हाँ बताइए भाई, ये समझ आया कि नहीं। अरे पहले आपको ये कुछ डायग्राम में दिया है, यहां से कोई सप्लाई, ये कुछ दे रखा है तुम्हें बाबा, ये दिया है प्लस माइनस, ये तुम्हें डायग्राम कुछ ना कुछ दे रखा है E1 E2 बना के। यहाँ स्मॉल E1 दे रखा है, यहाँ स्मॉल E2 दे रखा है। अरे ये बताओ, देखो करंट इधर गया तो यहां से करंट बाहर की ओर ये आया, ओके। और करंट देखो ये, तो रेजिस्टेंस हाइपोथेटिकल मानते हो। तो लेयर याद रखना, जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है इसमें जो करंट एंटर करवाते हैं वो कहां से, पॉजिटिव से। तो देखो अगर ये यहां से एंटर कर रहा है करंट तो ये पॉजिटिव, और ये, अरे बेचारा पावर डिसिपेट करेगा तभी कर सकता है जब करंट एंटर करेगा। वोल्टेज ड्रॉप होगा तभी जब पॉजिटिव एंटर करने पर लगा हो। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जरा इसका इलाज करके देखते हैं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो इंड्यूस्ड मुझे कराना पड़ेगा इधर को, बताओ जी। हाँ यार सर, फाई इंड्यूस्ड मुझे कराना पड़ेगा। भाई पहले तो डायग्राम दिया नहीं था, अब तो E1 E2 ये सब डायग्राम दे रखा है तुम्हें। तुमने कहा गुरुजी अगर ये इंड्यूस्ड ऊपर है ना तो ये करंट इन कंडक्टर में इधर भेजना पड़ेगा, बताओ भेजूंगा कि नहीं। हाँ सर भेजना तो पड़ेगा ना। तो यहां से करंट बाहर आया, अरे तेरी यहां से गया,
और यहां से बाहर। ये मत देखना कि सर टच नहीं करा रखा है, तो तुम दिमाग में अज्यूम कर रहे हो ना। तो भाई जहां से अंदर गया ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो देखो इसमें जब भी ये सेम पोलैरिटी आई, इस हाइपोथेटिकल रेजिस्टेंस पर भी सेम पोलैरिटी है, तो E1 लिखोगे N1 d∅ बाई dt। यहां पर ये नेगेटिव है, लेकिन इस हाइपोथेटिकल रेजिस्टेंस पे ये पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ अपोजिट पोलैरिटी है E2 इजिकल टू -N2 d∅ बाई dt। तो बच्चों जब यहां रख के आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको मिलेगा E1 इजिकल टू N1 ओमेगा फाई m साइन ओमेगा t प्लस में 90। बेटा ये एक बार गेट में ये दिया गया था और आपको फेजर डायग्राम टिक करना था। अगर ये कॉन्सेप्ट पता था तो गलती होगी ही नहीं। E2 इजिकल टू N2 ओमेगा फाई m साइन ओमेगा t माइनस, हमें ये मिलेगा। तो अगर बेटा हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स यहां लेकर चल रहे हैं तो E1 ऊपर जाएगा, प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये चला गया बेटा प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये आ गया देखिए सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर डायग्राम दिया जाता है तो पोलैरिटी के अकॉर्डिंग E1 E2 इस तरीके से बनाकर डिसाइड किया जाता है। बोलो यार अगर कोई दिक्कत है तकलीफ है तो बताओ। हाँ कि बताओ भाई स्टूडेंट इतना कर लोगे? समझ आ गया? चलो यार आज इतना ही रखते हैं।